जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं अध्याय 1 जीवों में जनन। हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? अध्याय 1 जीवों में जनन। और हाँ, अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? अध्याय 1। अध्याय कौन सा है? हमारा 1 है। और इस अध्याय का नाम क्या है भाई? जीवों में जनन। ओके, जीवों में जनन। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि ये जो हमारा अध्याय है, अध्याय के नाम का सीधा मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो जनन एक ऐसा प्रोसेस है। मैं इस यहाँ पे ये जो पूरा वर्ड लिखा है, अगर मैं इसके डिफिनीशन की बात करूँ, जीवों में जनन, तो इसके डिफिनीशन का क्या मतलब, इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसकी सही परिभाषा क्या होगी जीवों में जनन। तो यहाँ पे एक वर्ड आप पकड़ लीजिए, जनन। तो यार, जनन एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा बातें। जनन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे मतलब कि जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें कंटिन्यूटी, उनमें तारतम्य बना रहे। अगर सपोज पक्षी है, कोई भी तोता ले लीजिए, तोता, ओके, अगर ये जनन करना बंद कर दे, तोता, फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, अगर तोता है, अगर जनन करना बंद कर दे, तो क्या इसकी स्पीसीज आगे बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी भाई। अगर सपोज आप आ जाइए ह्यूमन बींग्स में, आ जाइए मनुष्य में, आ जाइए होमो सैपियंस में आ जाइए, होता क्या है? एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, जैसा कि आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। बस बात वही है कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जन्म होता है, वो बच्चा परिपक्व हुआ, जिस न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ वो परिपक्व हुआ। परिपक्व होने के बाद वो जनन करेगा। जनन के बाद सेम ऐसी अपनी ही जैसी स्पीसीज को वो गिब्राइज करेगा, अपनी ही जैसी स्पीसीज को, फिर से वो जन्म देगा, और फिर उसके बाद एट द एंड इसकी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ पे जिस ह्यूमन बीइंग का, जिस स्पीसीज का, जिसका भी जन्म हुआ है, अब वो परिपक्व होगा। ये परिपक्व होगा तो ये जनन करेगा। अब ये जनन करेगा तो ये अपने ही जैसे एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, और यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये साइकिल जो है, ये साइकिल चलता रहता है, और इसी साइकिल से ये पूरी दुनिया भाई अभी तक टिकी है। वरना अगर मृत्यु होती जाए, जन्म ना हो, तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे पहला ही जो अध्याय है वो जीवों में जनन है। तो हम इसे आगे पढ़ते हैं, क्या है, क्या कैसे कुछ है। ओके, तो हम अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की, नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की बात करें तो कितने से कितनी हो सकती है? 60 से 70 साल। साधारण मनुष्य के जीवन की बात की जाए, जीवन अवधि की बात की जाए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जीवन अवधि। भाई ये आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, जीवन अवधि। ओके, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। जीवन अवधि हम बोलते किसे हैं? जन्म से लेके नॉर्मल मृत्यु, मतलब कि प्राकृतिक मृत्यु तक का जो टाइम होता है, यहाँ पे जो बीच का टाइम होता है, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। बातें ध्यान से सुनिएगा, ये बातें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बहुत ही रोचक बात बताऊं कि ये जो जीवन अवधि है, जिसे आप लाइफ स्पैन बोल रहे हैं या जीवन अवधि बोल रहे हैं, वो एक दिन से लेके 1000 साल तक की हो सकती है ना? इंटरेस्टिंग बात, एकदम मतलब रोचक। और वहीं पे अगर कौतूहलपूर्ण कहा जाए तो वो भी है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या यह दोनों बातें रोचक एवं कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ हजार वर्ष हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, जैसा कि आपकी बुक में भी दिया गया है, आगे दिया गया है, मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि आप यहाँ अपनी दिनचर्या में ही देखते होंगे, आपने मक्खियाँ देखी हैं, हाउस फ्लाइज वगैरह, तो उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? हार्डली एक दिन या फिर 2 दिन ले लीजिए, बहुत ज़्यादा। आपने देखा है बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद का पेड़ 1000 सालों तक जीता है, हजारों साल तक, मतलब कि आप जब पैदा हुए उसके पहले से रहता है, और पता चला आपकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन
वो आपकी 1-2 जनरेशन और क्रॉस करके तब उसकी मृत्यु होती है। तो देखते हैं आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से, आकार से, साइज से, मतलब वही बात है, शेप साइज से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये बात मतलब ध्यान रखिएगा कि जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब जो जीवन अवधि होती है, जो जीवन अवधि है वो किसी की शेप, साइज, आकार पे डिपेंड नहीं करती है, उस पर आश्रित नहीं होती है। जैसा कि मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। एक कौवा और तोता आपने देखा है? जी बिल्कुल देखे होंगे आप, पैरट एंड क्रो। तो यहाँ पे जो कौवा और तोता है, ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, शेप साइज एक जैसा है, कलर की बात अलग है, उस पे ना जाइए। तो इनका शेप साइज अलग है, लेकिन अगर जीवन अवधि की बात कर ली जाए तो भैया लॉन्ग डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे आप ले लीजिए कौवा और तोता। अगर हम यहाँ पे क्रो के जीवन अवधि की बात करें तो ये हार्डली 15 ईयर तक जीता है। इसका जो जीवन अवधि है वो बस इतना ही होता है। और वहीं पे अगर हम पैरट की बात कर लें तो ये 114 ईयर तक जीता है। इतना इसका लाइफ स्पैन है, इतनी इसकी जीवन अवधि है। बातें ध्यान से सुनिएगा। वैसे जो मैं यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड बोल रही हूँ उसे भी आप माइंड करते जाइएगा, क्योंकि आपको भैया 12th अकेले तो पास करना है नहीं, आगे भी आपको पढ़ाई करनी है। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बातें की जाएंगी, इंग्लिश में ही पढ़ना है। अगर आप नीट का भी एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे सारा सब कुछ इंग्लिश में ही रहना है। तो बातें ध्यान से सुनिएगा। कौवा और तोता दोनों के आकार में अंतर नहीं होता है, हाँ तो ये तो पता ही है, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार आम का पेड़ है और पीपल का, तो ये दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं भाई। ट्री दोनों हैं, टहनियाँ, पत्तियाँ ग्रीन कलर की और सब वैसे ही है। लेकिन अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए, जीवन अवधि की बात की जाए, तो भले ही कितनी ही हो परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। हाँ तो यहाँ तो मैंने तो आपको बताया कि भाई कितना 1000 साल तक जी ले, लेकिन मृत्यु निश्चित है। एक यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि भाई जो आया है उसे जाना है, ऐसा आप जानते हो, सुनने के लिए भी मिलता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोष के जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। अब सोचिए यहाँ पे एक आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक्सेप्शन केस देखने के लिए मिल रहा है। आपने देखा है जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ कितना ज़्यादा विशाल होता है, कितना बड़ा होता है, लेकिन क्या वो अमर है? क्या वो अमर है? नहीं ना। हाँ भले 1000 साल जीता है, लंबा चलता है, आपकी 1-2 जनरेशन पार कर सकता है, अमर है? नहीं ना। लेकिन वहीं पे जो मैं एक एक्सेप्शन केस की बात कर रही हूँ वो कौन है? केवल और केवल एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, वो भी जैसे कि आपने देखा है ना, अमीबा। कहते हैं अमीबा को अमरत्व प्रदान है। क्यों? तो देखते हैं क्यों ऐसा कहा जाता है। देखिए अमीबा जो होता है ना, ये एक कोशिकीय होता है, छोटा सा होता है। इसको आप मार दोगे, काट दोगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे, लेकिन ये फिर से बन जाएगा, फिर से इसकी लाइफ जो है स्टार्ट हो जाएगी, ये फिर से जनरेट हो जाएगा। ओके, क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है? हम कब मानेंगे कि किसी की मृत्यु होती है? जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसे मारा गया या फिर उसे काटा पीटा गया और वो डेड एंड डीके हो जाता है, वहीं पे मर जाता है पूरा, मतलब कि वो आगे उसमें आगे वो सांस नहीं ले पाता है, आगे अपना जो प्रोसेस है उसे नहीं चला पाता है। लेकिन यहाँ पे जो अमीबा है, एक अमीबा ही नहीं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें सब में ये ऐसी कला होती है भाई, ऐसी कला होती है कि इन्हें आप काट पीट दो ऐसे ऐसे बीच से, ऐसे इनके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर दो, लेकिन ये जो यहाँ पे ये छोटा सा टुकड़ा है ना, ये आगे चल के फिर से बड़ा हो जाएगा और सेम वैसा ही अपने पेरेंट के जैसा, अपने माता पिता के जैसे ही लाइफ फिर से स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हम मरा तभी मानेंगे कि हाँ भाई ये एकदम से ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ख़त्म थोड़ी हो रहा है, ये तो और भी ज़्यादा जनरेट हो जा रहे हैं। आप इसके 10 टुकड़े किए, 10 नए अमीबा बन गए, तो क्या हम इसे मृत्यु बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। तो हम इसीलिए कहते हैं कि भाई इसमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों एवं पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज की विशाल संख्या विद्यमान है? ऑब्वियसली होना चाहिए और होता भी है कि ये मतलब कैसे आई होंगी इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतनी ज़्यादा वेरिएशन
इतनी ज़्यादा वेरिएशन, ये सब कैसे आया होगा? वैसे तो ये सारी बातें हम अध्याय 5 में देखेंगे आगे। ओके, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बात बोली थी कि भाई हम आगे आपको दिखाएंगे कुछ और ऑर्गेनिज्म की जीवन अवधि, लाइफ स्पैन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? एलिफेंट। तो अगर हम शेप साइज के हिसाब से चलते तो एलिफेंट तो भाई बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, विशाल होता है, तो उसकी जीवन अवधि, उसकी लाइफ स्पैन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। क्या ऐसा है? क्या एलिफेंट का लाइफ स्पैन हाथी की जीवन अवधि ज़्यादा है? तो मैं आपको बताऊं कि हाथी बहुत ज़्यादा नहीं जीता है भाई, सिर्फ और सिर्फ 60 साल। तो इसके यहाँ से ये बात तो पता चल रही है ना कि हाँ, सेफ साइड, वेट, इस पे सब पे नहीं डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? गुलाब का एक प्लांट देख रहे हैं जो कि 5 से 7 साल हार्डली चलता है। कुत्ता देख रहे हैं, डॉग, 20 से 30 साल। वैसे तो अगर डॉग की बात की जाए तो डॉग के अलग अलग स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि हाँ, स्पीसीज पे भी कुछ बातें डिपेंड करती हैं, लेकिन हाँ, हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल डॉग 20 से 30 साल आराम से जीता है। यहाँ पे आप बटरफ्लाई देख ही रहे हो, 1 से 2 वीक तक चलती है। कौवा मैंने आपको बता ही रखा है कि 14 से 15 साल हार्डली जी जाता है आराम से। और बनाना ट्री आप देख रहे हो यहाँ पे, केला, ये कितने साल चलता है? 25 से 30 साल आराम से जी लेता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? एक प्यारी सी गाय है, ये भी हार्डली 25 से 30 साल। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो भाई? एक पैरट देख रहे हो, तोता, हरा हरा बढ़िया। तो ये दिखने में कैसा है? बढ़िया छोटा सा है, प्यारा सा होता है, लेकिन जीता कितना है? 140 ईयर लंबा जी जाता है। और यहाँ पे क्या देख रहे हो? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ देख रहे हो, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब है, लेकिन और ख़तरनाक भी है, लेकिन चलता कितना है? सिर्फ और सिर्फ 60 साल जीता है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? हॉर्स देख रहे हो, ये भी 60 साल जीता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? फल मक्खी 1 to 2 वीक। और हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खियाँ, उनके बारे में मैंने आपसे बात की है कि 1 से 2 दिन। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? राइस प्लांट, इनकी खेती होती है बढ़िया, तो ये तो सबको पता ही होगा, 3 to 4 मंथ पता होना भी चाहिए। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? कछुआ देख रहे हो, जो कि 100 से 150 साल तक जी लेता है आराम से बकायदा। एंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? बनियान ट्री, ये तो भाई लंबा जी जाता है 500 से 1000 साल। तो यहाँ पे ये सारी बातें फिलअप कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। अगर फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? जीवों में जन्म। आपने देखा था, मतलब कि आप पीछे पढ़ के आए होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। लिख लीजिए, आप क्या पीछे पढ़ के आए होंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और क्या? एनिमिलिया। इतना सब कुछ आप पढ़ के आए होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये तो यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स एक कोष के होते हैं, आप पीछे पढ़ के आए होंगे, एज वी नो। और यहाँ पे क्या देखते हैं? फंजाई कैसे जनन करते हैं? इनमें क्या होता है? स्पोर होता है, जी स्पोर होता है, एल्गी। और यहाँ पे क्या देखते हो? प्लांटिया एंड एनिमिलिया। तो जो कुछ लोअर प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? वो तो मतलब अलैंगिक जनन कर लेते हैं, लेकिन जो हायर प्लांट होते हैं एंड जो हायर एनिमल होते हैं, ये क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे जीव संतति को, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसको हम संतति बोलते हैं, को जन्म देता है। तो यार ये बातें हम पीछे करके आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल करके आए हैं। यहाँ पे हम यही तो देखे थे कि भाई जनन में होता क्या है। जनन का मतलब ही यही होता है कि चाहे जो ऑर्गेनिज्म हो, फिर चाहे एक कोशिकीय से लेके हायर एनिमल तक की बात कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रही हूँ, वो सेम अपनी जैसी एक संतति को जन्म दे, अपने ही समान एक छोटे से जीव, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? संतति को जन्म दे, उसे हम क्या बोलते हैं? जीवों में जनन बोलते हैं। संतति में वही पूरा साइकिल फिर से चलेगा। ये जो संतति है, ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होगा? ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ये बढ़ेगा, वृद्धि होगी इसमें, देन परिपक्वता आएगी। अब ये जब परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, अब ये मैच्योर हुआ, परिपक्व हुआ, उसके बाद क्या होगा? इसमें जनन होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और फिर सेम अपनी जैसी संतति को, नई संतति को, छोटी सी नई संतति को क्या करेगा? जन्म देगा। तो ये साइकिल भाई चलता रहेगा। ये साइकिल इसी प्रकार जन्म, वृद्धि, मृत्यु चक्र, ये जो है ये चलता रहेगा, और ये जो यूनिवर्स है ये आगे बढ़ता रहेगा।
ये जो पूरा तारतम्य बना है ये चलता रहेगा। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहेगी। देखिए आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में भी तो यही है कि मतलब पीढ़ी टू पीढ़ी, देखो आप हो, फिर उसके बाद कौन है, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के बाद आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के बाद उनके मतलब पापा हैं, उनके पापा के बाद उनके दादाजी, उनके पापा जी, उनके दादाजी। तो यार ये ना ऐसे चलता रहेगा। फिर ये आप हो, ये आप हो, ये आप हो, आपके बाद फिर आपके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। तो ये जो तारतम्य है ना, ये जो कंटिन्यूटी है, ये किसकी वजह से चल रही है? ये कंटिन्यूटी जनन की वजह से। ध्यान रखिएगा, अगर जनन ना होता, अगर जनन ना होता तो क्या ये आप तक पहुंच पाते, मतलब आप होते? नहीं ना। तो ये चक्र जो है, ये जनन जो है, वृद्धि, मृत्यु और जन्म, ये सब चलता रहता है। ओके, लेकिन ये जो डाइवर्सिटी वाला विविधता, अनुवांशिक विविधता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अध्याय 5 में अनुवांशिकता एवं विविधता, जैसा कि आपको पता है कि मतलब कि पहले निएंडरथल, फिर क्रोमैग्नॉन, होमोसैपियंस सैपियंस, या फिर ये तो चलिए ठीक है एक ही स्पीसीज रही। फिर आप देख रहे हो कि हाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है, पक्षी है, एनिमल है, कुत्ता है, गाय है, ये सब, मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कैसे है, प्लांट है, ये सब वहाँ पे देखेंगे। ओके, जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। तो हाँ जी, यहाँ पे सबका अपना अपना ओन मैकेनिज्म होता है, अपने तरीके से सब अपनी संतति को सब अपने तरीके से जन्म देते हैं। बातें ध्यान से समझिएगा। ओके, आप पढ़े होंगे आर.एच. विटेकर, पंच जगत अवधारणा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पंच जगत अवधारणा में आपने पढ़ा होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, हाँ 5 हो रहे हैं। तो जिसे किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। तो यहाँ पे इन्होंने, आर.एच. विटेकर ने बताया कि ये जितने स्पीसीज हैं, जितने सब अपना अपना, सबका अपना अपना तरीका होता है। किसका? जनन का। सबका अपना अपना ओन मैकेनिज्म होता है जनन का। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि जीव किस प्रकार से जनन करते हैं, उनके वास पे कुछ ना कुछ बातें डिपेंड करती हैं, मतलब कि उनके हैबिटेट पे कुछ बातें डिपेंड करती हैं, और उनकी संरचना पे कुछ बातें डिपेंड करती हैं। जैसे कि अब कोई वाटर प्लांट है जो कि मतलब जलीय पौधा है, कोई समझ लीजिए कोई जलीय पौधा है, तो वो जल में रह रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो उसका मतलब कि जनन होगा वो जल के माध्यम से ही होगा। बातें ध्यान रखिएगा। ओके, बातें ध्यान से सुनिएगा। वो वाटर के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे कि सपोज मेल प्लांट है, मेल प्लांट अपना गैमिट कहाँ पे छोड़ देगा? वाटर में छोड़ देगा। एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म है, फीमेल प्लांट जो है उसे रिसीव कर लेगी थ्रू द वाटर। तो ये अगर वाटर में रह रहे हैं तो वाटर के थ्रू ही, वाटर के माध्यम से ही इनमें जनन होगा। और कुछ बातें कहीं ना कहीं आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान पे डिपेंड करेंगे। अब यहीं पे ले लीजिए, जैसे होमोसैपियंस है, मनुष्य है, तो मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य के फीमेल में गर्भाशय होता है, और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या होता है? गर्भाशय होता है। तो कहीं ना कहीं आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान पे भी ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। अब गर्भाशय है तो गर्भाशय में उस संतति का डेवलपमेंट होगा, संतति का ग्रोथ होगा। ओके, बातें समझ में आ रही हैं? और मैं आपसे बात करूं तो जनन 2 प्रकार से होता है। कैसे 2 प्रकार से होता है? एक अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है। बातें ध्यान से सुनिएगा। मैं इसे साफ कर दूं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वो हो चुका है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जनन जो होता है कितने प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो यहाँ पे अब ये अलैंगिक जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है, हमें कुछ बातें इसमें समझनी है। ओके, बातें ध्यान से सुनिएगा। जब संतति की उत्पत्ति केवल एक ही जनक से, एक ही पेरेंट बॉडी से हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो अलैंगिक जनन समझ में आया किसे कहते हैं? देखिए, जब एक जनक, बातें ध्यान से सुनिएगा, जब एक जनक, अब एक जनक है तो गैमिट भी तो एक ही होगा। अगर एक जनक है तो गैमिट भी एक ही होगा। तो एक जनक के एक युग्मक से नई संतति का बन जाना, नए ऑर्गेनिज्म का बन जाना क्या कहलाता है?
अलैंगिक जनन कहलाता है। और वहीं पे अगर हम बात कर लें लैंगिक जनन की, तो इसमें भी कुछ नहीं है। लैंगिक जनन अब सुन लीजिए आप, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, जब दो जनक, अब जनक दो हैं तो गैमिट भी दो होगा, और ये जो दो जनक हों ये कैसे हों, विपरीत लिंग वाले हों। जब विपरीत लिंग वाले दो जनक दो गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि एक, जैसे कि मेल फीमेल है, नर मादा है, तो यहाँ पे नर का एक गैमिट हो गया, नर का एक गैमिट, और यहाँ पे ये जो मादा है, मादा का एक गैमिट, मादा का एक गैमिट। तो ये दोनों गैमिट जब आपस में फ्यूज करेंगे, इन दोनों के गैमिट के फ्यूज करने से, इसके युग्मन से ये दोनों गैमिट जब युग्मन करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे आप देखिए अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जैसा कि मैंने आपको बोला, इसमें क्या होगा, इसमें एक जनक होगा, एक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही जनक है। ये वैसे तो अमीबा है जैसा कि आप देख रहे हो। तो इसका जो ये न्यूक्लियस है, इसका जो केंद्रक है, इसमें क्या होगा, इसका केंद्रक डिवाइड होगा, और केंद्रक डिवाइड होते ही दो संतति यहाँ पे बन गई, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, अलैंगिक जनन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, पहली बात तो दो जनक लगते हैं, और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि जो दोनों जनक हों विपरीत लिंग वाले हों, दोनों जनक विपरीत लिंग वाले हों, तो इन दोनों के गैमिट के फ्यूज होने से, इन दोनों के गैमिट के युग्मन से क्या बनेगा, जो नई संतति बनेगी उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, एक जनक है, एक ही जनक है, उसके न्यूक्लियस में डिवीजन हो जा रहा है, और यहाँ पे ये सब डिवाइड होके यहाँ पे दो संतति बन जा रही है। तो यार होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और हाँ, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।